मुझे बताएं कि रातों रात नैब लॉ में एक तरमीम कर दी गई, और ये पहली बार तरमीम नहीं की गई है जब से पीडीएम हुकूमत आई है, बार बार तरमीम की जा रही है। और अब ये जो 30 दिन कर दिया है, यानी आप अगर आपके साथ ताउन नहीं करता मुल्जिम तो आप उसको फौरी गिरफ्तार भी कर सकते हैं। नैब चेयरमैन को ये इख्तियार भी मिल गया है, और फिर 14 दिन से रिमांड बढ़ाकर 30 दिन भी कर दिया गया है। मैं सवाल सादा करूं आपसे कि ये क्या किसी एक शख्स के गिर्द घेरा तंग करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि बाकी जो चीजें चल रही हैं उसमें तो वो शायद अभी टाइम लगेगा उनको फंसने में। बगैर को यही लगता है, और न सिर्फ ये लगता है, ये गालिब इम्कान यही है कि ये बड़ी एक दिलचस्प सी बात है कि ये ऑर्डिनेंस के जरिए किया गया है। ऑर्डिनेंस की जिंदगी 4 महीने की, लाइफ 4 महीने की होती है। अब 4 महीने के लिए तो एक ही कोई मुल्ज़िम है जिसको ये जो मराहत इससे पहले एक्ट ने, तरमीमी एक्ट ने दी थी, और उससे वो वापस ली जा सके, जाने की ख्वाहिश हो के उससे वापस ली जाए। और वो ये है कि रिमांड का अरसा 14 दिन से बढ़ा के 30 दिन कर दिया गया। नैब को इजाजत दे दी गई है कि नैब चेयरमैन गिरफ्तारी कर ले, और फिर ये बीच में मतलब है कोई जुडिशियल एक्शन नहीं आता इसमें, और ना ये ऐसा। फिर ये है कि ये इंक्वायरी स्टेज है, उसमें भी गिरफ्तारी की जा सकती है। पहले था जो जिस एक्ट के तहत, जो एक्ट जिसका फायदा पहुंचना था चंद अकाबरीन को, उसमें ये था कि जो इंक्वायरी स्टेज है, पहला मरहला होता है इंक्वायरी का, अगर उसमें भी मुल्जिम इल्जाम अलग जो है वो उसके बारे में इल्जाम में कुछ ठोस हकायक और शहादतें पाई जाए तो वो नैब इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन स्टेज करता है। इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे गिरफ्तारी की जा सकती थी, लेकिन इसमें इंक्वायरी स्टेज पे नहीं। और इंक्वायरी स्टेज के बाद जब इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे आपने उसको गिरफ्तार करना है तो उसको ग्राउंड भी देने हैं कि किन वजूहात से और बुनियादों पर इसको गिरफ्तार किया जा रहा है। अब वो सब कुछ कोई तो है जिसकी पर्दादारी है, जो कोई एक इरादा है किसी एक शख्स के बारे में कि वो उसको 30 दिन रिमांड में भी रखा जा सके। एक वो केस में करेंगे, जब अगर रहा हो गया 30 दिन उसकी बेल नहीं होगी क्योंकि रिमांड में होगा, जुडिशियल रिमांड में। और फिर ये दूसरा पहले तोशा खाना, फिर अलकादर ट्रस्ट, ये इस तरह ले आएंगे तो वो 60 दिन बन जाएंगे, फिर एक और ले आएंगे वो 90 दिन। मैं साहब इसी से लिंक करते हुए एक और सवाल करती हूँ। आपको पता आज तारीख क्या है? 5 जुलाई है, और 5 जुलाई 1977 एक मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, एक आमिर ने उल्टा। ज़ाहिर तारीख दोनों को याद रखेगी, और जब भी तारीख आती है 5 जुलाई की हर साल, तो ज़ाहिर है कि हम क्योंकि जमहूरियत पसंद लोग हैं, हम चाहते हैं कि जमहूरियत का पहिया चलता रहे, तो जमहूरियत वाले काम भी होने चाहिए। एक आमिर ने ये काम किया, हम उसको कंडेम भी करते हैं। मैं ज़रा आपसे थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी पूछूंगी इसका, लेकिन मुझे ये बताएं कि आजकल मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल भी हो रहा है, और आप लोगों ने ज़ाहिर है कि आप कोर्ट में गए हुए हैं, उसके खिलाफ सारा कुछ चल रहा है। फिर हमने देखा कि पहले काजी फाइज़ा साहब का जो नोट था वो वेबसाइट पे आता है, इख्तलाफी नोट, फिर वो चला जाता है, उठा दिया जाता है, आज वो नोट भी लग जाता है, और जो फैसला जारी होता है उसमें ये बात सामने आई है कि दोनों जजेस ने ये नहीं कहा था कि वो बेंच से अलग हो जाएं, ये चीफ जस्टिस साहब ने उनको अलग किया था। तो चीफ जस्टिस साहब ने उनको अलग क्यों किया अगर उन्होंने नहीं कहा था? कुछ इसमें बहुत सारे इबहाम हैं। नहीं, ये तो बड़ी पहले बस आपके आखिरी सवाल की मैं बात कर लूं। एक जज साहब कहें, आप 9 जजेस का बेंच हो, उनमें से 2 जज उठ के जा रहे हैं, वो कहते हैं हम इस 7 जजेस के बेंच को मानते ही नहीं। ये किस बुनियाद पे? ये तो बिल्कुल एक अकलियती सोच है ना। मंसूर अली शाह साहब ने अपना जो फैसला लिखा है वो बाद में लिखा है कि मैं बैठा हुआ हूं पर दस्तूर पर तहफुजात के साथ, पर 2 जजेस का उठ जाना और ये कहते जाना कि हम इस बेंच को मानते ही नहीं, तो चीफ जस्टिस को अगर उन्होंने शामिल ही नहीं होना, ये अमली तौर पे उन्होंने बता दिया कि उस बेंच में शामिल ही नहीं होना, तो चीफ जस्टिस के लिए जरूरी है कि वो 7 बेंचेस का फिर
7 जजेस का बेंच नोटिफाई करे ताकि वो बेंच सुन सके, कार्रवाई चला सके। इस तरह तो एक जज उठ जाएगा कल किसी बेंच से, वो कहेगा मैं रिक्यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं छोड़ के नहीं जा रहा हूँ बेंच, पर मैं इस पे बैठूंगा नहीं क्योंकि मैं इसको तस्लीम नहीं करता। ये क्या रिवायत पर गई? सही सही। अच्छा एतजाज साहब, ये भी फरमाइएगा कि ठीक है आप लोग कोर्ट में गए हुए हैं, सिविलियंस के जो केसेस हैं मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चलने चाहिए इसके लिए, लेकिन इमरान खान साहब के दौर में भी सिविलियंस के ट्रायल चले हैं। आप इसके हक में हैं कि क्योंकि कर्नल रिटायर्ड जो इनामुर रहीम साहब हैं, उन्होंने एक पिटिशन दायर की है कि उन्होंने कोर्ट को कहा है कि उनको भी बरी किया जाए, तो आप इसके हक में हैं कि वो लोग, उनको भी इसके साथ साथ इंसाफ मिलना चाहिए जिसके लिए आप गए कॉज के लिए? मैं आपको एक चीज, ये बहुत अच्छा हुआ आपने ये सवाल कर दिया, क्योंकि इसको बड़ा उछाला जा रहा है कि कोई 25 आदमियों की कन्विक्शन हुई है इमरान पीटीआई की हुकूमत के दौरान, और वो मार्शल लॉ नहीं था और मिलिट्री कोर्ट्स की कन्विक्शन थी। इसी तरह एक अस्करी नौजवान है जिसने खत लिखा था, उसको सजा हुई है ये पीटीआई के दौर में, जब उनने 21 और 23 तरामीम खत्म हो चुकी थी। इसमें मैं आपको एक फरमा बड़ी क्लियर बात करूं, ये बहुत अच्छी बात की है, ये काश लोग ऐसी बात करने से पहले आइन को पढ़ लें। आइन का आर्टिकल एक 254 भी है जिसपे ये बहुत रिलाई करते हैं कि जी अगर रायतुल मियाद हो गया हो काम और इलेक्शन बाद में भी 90 दिन से ज्यादा ताखीर के बाद भी करा दिए जाए तो वो कवर्ड है बाय कॉन्स्टिट्यूशन। इस मामले में, मिलिट्री कोर्ट्स के मामले में बराए करम आर्टिकल 264 पढ़ लें। 264 बड़ा क्लियरली कहता है, क्लॉज ई ने बड़ा क्लियरली कहता है कि अगर कोई कार्रवाई या कोई ट्रायल, जुडिशियल प्रोसीडिंग या इन्वेस्टिगेशन, ये इसका आगाज हो गया हो उस दौरानिये में, जिस दौरानिये में मिलिट्री कोर्ट वैलिड है, अगर उन्होंने आगाज कर लिया उसकी सुनवाई का और वो प्रोसीडिंग, वो कार्रवाई वो अभी जारी है कि ये जो एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसकी छतरी खत्म हो गई है, ये रिपील हो गया, तो उस रिपील के बायस वो इख्तियार समाअत उस फौजी अदालत का नहीं खत्म होगा, वो जारी रहेगा और वो सजा दे सकता है या अक्विट कर सकता है। अब ये आर्टिकल 264 पढ़े तो फिर मेरे से बात करें, ये वो तमाम केसेस 7 जनवरी 2019 से पहले उनका आगाज हो गया हुआ था और वो मिलिट्री कोर्ट्स में थे। अब वो सुने जा सकते। ये आइन का अपना तकाजा है। मैं कहता हूँ ये आइन में तरमीम कर ले तो फौजी अदालतें लगा ले। अगर आइन में तरमीम नहीं है, पिछली दफा फौजी अदालतें लगी थी तो उनको एक जवाब देने के लिए, उनको पर एक छतरी देने के लिए आइन में तरमीम की गई। अब वो छतरी हटा ली गई है, अब वो धूप जो आइन की है वो उन अदालतों पे पड़ रही है। लेकिन ठीक है एतजाज साहब, मैं जाते हुए आपसे एक और भी थोड़ा सा छोटा सा सवाल करूंगी कि GHQ हमला केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुल्जिम नामजद करने का फैसला किया गया है। शिकंजा कसने की तैयारी हो चुकी है, अब आ जाएंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ मैदान में? ये कौन से केस में आपने कहा? सर ये GHQ हमला केस 9 मई के वाकयात में, और भी नाम इसमें नामजद है। ये उसी तरह वो केस है ना जी, जो 30 दिन उसको रखने के लिए बजाय रहे। बस बड़ी दिलचस्प बात यह है कि क्वेटा में एक वकील की हलाकत पे अभी FIR नहीं हुआ, तो वजीर आजम के जो मशीर हैं, वजीर आजम के मशीर अताउल्लाह तारर, वो आके कहते हैं ये तो इमरान खान ने कराया, PTI ने कराया। अरे भाई अभी FIR नहीं हुआ, आपने पहले आके वावेला मीडिया पे आके उन्होंने कहा, वावेला डाल दिया। ये तो वो शख्स करता है जिसने खुद किया हो, वो पहले से वावेला डाल देता है। जहाँ तक GHQ के हमले की, ये सारे मुकदमात बड़े अजीब से FIR है, उनमें 20 नाम तो दिए हुए, नामजद किए या 10 नामजद किए, और फिर लातादाद लामालूम। अब वो लातादाद नामालूम है जिसको आप खींच के ले आओ,
ठीक। उसके मशवरे में ले आओ, उसके हिदायतकारी पे ले आओ, उसको सहूलतकार के तौर पे ले आओ, या उसको पलवाई के तौर पे ले आओ। ठीक है। ये इन्होंने ऐसे बनाए हैं, ये FIR इसने ये क्लियरली जिनके से नजर आता है कि ये बदनीयती और ये पंजाब। एतजाज साहब, पीटीआई के चेयरमैन फंस जाएंगे इसमें, बच जाएंगे? मैं नहीं कुछ कह सकता, पर मैं ये समझता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इतना कर दे, सुप्रीम कोर्ट को और कुछ नहीं करना, अगर कोई उनको जाके उन्होंने ये एक्सिक्यूट नहीं कराना, इस पे अमल दरामद नहीं कराना अपने साथ, सिर्फ इतना कर दे कि वो कह दे कि ये फौजी अदालतें आइन के तहत ये फस्क है, ये बिल्कुल बन ही नहीं सकती और इनकी कोई हैसियत ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बस इतना कर दे, ये कोई एक्सिक्यूट करने की कोई जरूरत नहीं, वो उसी दिन बंद हो जाए।